Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. I hope you all are doing good, things are fine at your place. Now, let's discuss क्या cover करना है आज हमें so that you have an idea and you stay connected also. मैं आपको एक brief दे देती हूँ. ये articles आपके सामने लिखे हुए हैं, हम इनके बारे में आज cover करेंगे. PM श्री स्कीम, ये कोई ऐसी नई स्कीम नहीं है बट न्यूज़ में है. ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही लॉन्च हुई है, पुरानी स्कीम है. कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट के साथ फिर इसको डिस्कस करेंगे. इसके फीचर्स इन एंड आउट एवरीथिंग विल कवर. जीएस पेपर 2 से यू कैन लिंक इट. जर्डन कर्सर एक बर्ड की स्पीशीज है. व्हाई इट इज इन न्यूज, क्या कॉन्टेक्स्ट है, कैसी दिखती है, अपीयरेंस, वो फीचर्स वगैरह जो होते हैं उसके, वो सब कुछ, और IUCN स्टेटस इसका, कहाँ पाई जाती है, ये सब देखेंगे इसमें. लेट ब्लाइट डिसीज जो है ये जुड़ी हुई है. बेसिकली इट इज अ फंगल इन्फेक्शन इन पोटैटोज, टमेटोज. तो अभी क्यों न्यूज में है, दैट विल टेक अप. अस्मिता प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट है, एडुकेशन से लिंक्ड है, एडुकेशन सेक्टर से लिंक है बेसिकली. एंड या पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. सारे आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हैं ही से. ठीक है जी. देन लास्टली विल डिस्कस अबाउट भोजशाला कॉम्प्लेक्स कहाँ है, क्यों न्यूज में है, एंड पेपर 1 से लिंक कर सकते हो एंड प्रीलिम्स बोथ. तो ये आज का सेशन रहने वाला है. आप जो अपने अच्छे कमेंट्स दे रहे हो, कमेंट सेक्शन में जो अपने फीडबैक्स दे रहे हो, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स, दे आर हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन एंड यू आर लाइकिंग दिस स्टाइल ऑफ स्टडिंग ऑल्सो. तो पढ़ के ना मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी अच्छा लगता है. और फिर वो होता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने का भी मन करता है, क्योंकि पता है सामने वाले को अच्छा लग रहा है और वो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हो, आई होप बना रहे हो. तो एटलीस्ट एडिटोरियल्स जो हम डिस्कस कर लेते हैं उनके तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ वो तो आप बना ही लिया करो. वो किसी भी हाल में स्किप नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. हाँ, अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दिया करो बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो सो दैट वेन एवर एनी सेशन गेट पब्लिश यू विल गेट द नोटिफिकेशन. जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. तो अब जल्दी से फिर विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. PM श्री स्कीम न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पंजाब ने, वेस्ट बंगाल ने और दिल्ली ने रिफ्यूज़ कर दिया है टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम. और इसी के चलते फिर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने फंड देना रोक दिया है इन तीन को, पंजाब, वेस्ट बंगाल और दिल्ली को अंडर देयर फ्लैगशिप स्कीम दैट इज समग्र शिक्षा अभियान. तो अंडर देयर सेंटर्स फ्लैगशिप समग्र शिक्षा अभियान फंडिंग जो इन 3 स्टेट एंड यूटी को मिल रही थी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, दिल्ली को, वो सरकार ने रोक दी है. दे हैव स्टॉप्ड. क्यों? क्योंकि तीनों स्टेट्स ने, यूटी ने पार्टिसिपेट करने से PM श्री स्कीम में मना कर दिया है. हम बात करेंगे PM श्री स्कीम के बारे में. सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. पहली बात तो कि मतलब एक फंडिंग है, कोस्ट है जो सेंटर और स्टेट में डिवाइड हो जाती है. इसका मकसद ये है कि 14,500 PM श्री स्कूल्स एस्टैब्लिश करे जाए. दैट विल बी ओवरसीन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समितिज. ये जो 14,500 14,500 स्कूल्स की बात करी जा रही है, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है टू मेक श्योर कि सारे बच्चे, ऑल द स्टूडेंट्स, दे फील वेलकमिंग and to create a inclusive atmosphere, welcoming atmosphere for every student, ensuring their well-being and providing them with a enriching learning environment, a secure environment. ठीक है. और यहाँ पर डाइवर्स रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जो है बच्चे को मिलेगा. एक अच्छा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज हो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, appropriate resources हो and a diverse range of learning experience हो. अच्छी बिल्डिंग्स हों, क्लासरूम्स हों
ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो, ट्रांसफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, राइट? So the purpose is to nurture students in a manner that transform them into an engaged citizen, a productive citizen and a contributing citizen. हमने बात करी थी ना, कुछ कल ही बात करी थी हमने, कल परसों में डेमोग्राफिक डिविडेंड की. आपका यूथ अगर उसके पास अच्छी स्किलिंग है, वेल रेज्ड है, प्रोडक्टिव होगा, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में कंट्रीब्यूट करेगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? सो इन स्कूल का मकसद ही यही है, टू हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो इनटू एन एक्टिव, प्रोडक्टिव एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी, राइट? सो इट अलाइंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका फोकस है टू क्रिएट अ फेयर, inclusive and a diverse society. Now let's discuss some of the other features of the school. तो cognitive development के साथ साथ एक holistic, मतलब you can say you're creating a well-rounded holistic individuals. That is those important skills जो कि 21st century के लिए बहुत important है. The way students will be taught in these schools, it includes like hand-on learning, a mix of different subjects, play-based learning, holistic one, experiential, inquiry-driven, right? Discussions हो, flexible हो, enjoyable हो, learner-centered हो, ये सब कुछ. Schools में क्या facilities होंगी? The schools will be upgraded with labs, libraries, art rooms. They will be developed as green schools, जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हो, वेस्ट रिसाइकलिंग हो, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एंड यू आर टीचिंग अबाउट एन ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम. हर एक बच्चे की, हर एक ग्रेड के हर एक बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो क्लोजली मॉनिटर करी जाएगी टू इंश्योर देयर लर्निंग. हर एक लेवल पे जो असेसमेंट होगी, that will be based on conceptual understanding and application of the knowledge to real life situations, कि क्या वो यूज कर सकते हैं what they have learned in the real life situation. तो ये उनके skills और knowledge टेस्ट करेगा. Now a school quality assessment framework is being developed to measure कि अच्छा how well the schools are performing. Regular evaluations conduct करी जाएंगी to make sure कि schools are meeting those हाई डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स. 2022-23 की ये स्कीम है और 2026-23 तक की ये स्कीम का ड्यूरेशन है, क्योंकि उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की और यूटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि अपने स्कूल्स को आगे जो आपने बेंचमार्क मेंटेन किया है उसको कंटिन्यू करें. इसकी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 2,73,360, बेसिकली 27,000 crore, right? Over a period of 5 years. So लगभग लगा लीजिए 27,360, 27,360 करोड़ की ये इसका प्रोजेक्ट का बजट है अगले 5 सालों के लिए. और सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट कितना, 18,000 के आसपास, 18,128 करोड़. कैसे स्कूल को चूज करोगे कि इट विल बी चूजन फॉर पीएम श्री स्कूल? सो इट विल बी डन थ्रू चैलेंज मोड, थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस. ठीक है, इनकी बात करनी है हमें. ये मैडम का नाम है जर्डन स्कर्सर, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है. मतलब इट हैज नॉट बीन विजुअली स्पॉटेड इन ओवर अ डेकेड, तो एक खतरा हो जाता है ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, क्योंकि फॉर मोर देन 10 ईयर्स ये देखी नहीं गई है. ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है. ठीक है, अब इसके पहले फीचर्स देख लो. बिग आईज है. आप पूछोगे क्या यूपीएससी ऐसे पूछेगा कि आंखें बड़ी हैं या छोटी हैं? देखो, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है बस, राइट? बैक फेदर्स अगर आप देखो, सो दे आर ग्रे ब्राउन,
chin and throat white, front neck is reddish with a white band, and that band is separating it from its brown chest. 2-colored beak है. तो इसमें ना इसको देखो यहां पर डबल बैंड है कर्सर, इसको बोला जाता है क्योंकि देयर इज अनदर वाइट बैंड ऑल्सो दैट रन्स अक्रॉस इट्स लोअर चेस्ट. ठीक है जी. क्या खाते हैं ये? इंसेक्ट्स. अभी आजकल ज्यादा दिख नहीं रहे हैं. देयर इज अ सीरियस डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग ऑल्सो. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है भी IUCN रेड लिस्ट में. अर्जेंट स्टेप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है दैट आर नीडेड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट. ठीक है. अब थोड़ी सी इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं. नॉक्टर्नल है. नॉक्टर्नल बर्ड मतलब मेनली इट कम्स आउट एट नाइट. एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स. राइनोप्टिलस बिटरक्यूटिस इसका साइंटिफिक नेम है. It was considered to be extinct from the beginning of 20th century, लेकिन फिर उसके बाद it was rediscovered in 1986. Open patches में रहना पसंद करते हैं ये within scrub forest, और ये इंपॉर्टेंट है, इट इज फाउंड ओनली इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. यूपीएससी स्टेटमेंट डाल देगी कि ये स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलती है. आपको लगेगा ओनली जैसी स्टेटमेंट्स गलत होती हैं. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये सारी फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दी हैं. यू कैन रीड इट बाय योर ओन इफ यू वांट. देखो ओनली जैसी स्टेटमेंट्स गलत होती हैं बट हर बार नहीं होती हैं, ये ध्यान में जरूर रखना. ठीक है. तो जिसने पढ़ा है उसको पता है. सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में इशूड करी है एन एडवाइजरी पोटैटो फार्मर्स को अक्रॉस द कंट्री कि देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ लेट ब्लाइट डिसीज इन द क्रॉप. जिस तरीके से वेदर कंडीशंस चेंज हो रहे हैं तो लेट ब्लाइट डिसीज क्रॉप में लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और उसके अगेंस्ट एडवाइजरी इशू करी है, वार्निंग इशू करी है. एक फंगल डिसीज है that can affect tomatoes and potatoes. It is spread from infected transplants, volunteer potato or tomato plants, and certain weeds botanically related to tomatoes. तो basically ये जो डिसीज है it spread through these infected plants. जो फंगस स्पोर्स हैं दे ट्रेवल थ्रू द एयर, जैसे स्ट्रॉम आया एंड फिर उसके बाद क्या होगा, वो दे लैंड ऑन द प्लांट्स, फिर इन्फेक्शन कॉज होगा जब बारिश होगी. और डिसीज, क्योंकि ये इन्फेक्शन थ्राइव ही करता है इन अ वेट वेदर, इन अ कूल वेदर, और अगर कंडीशंस ऐसी रहती है सो इट कीप्स कमिंग बैक ऑल्सो. सो द स्पोर्स ऑफ दिस फंगस कैन बी एयरबोर्न, दे कैन ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंसेस. रेन डिपॉजिट स्पोर्स ऑन प्लांट्स, फिर इन्फेक्शन होता है. कूल वेट वेदर ही चाहिए इसको, और ये साइकिल फिर रिपीट होती रहती है अगर वेदर कंडीशन स्टेबल हो तो. ठीक है. When plants have become infected, lesion मतलब आप लगा लीजिए कि infected tissue और irregular shaped area जो अलग कलर का हो जाएगा, dark green, purplish black, they appear on the leaves, stems, and the whitish growth of the spore producing structures may appear at the margin of the lesions. Secondary fungi and bacteria often invade potato tubers and produce rotting. ठीक है. For potatoes, the tubers can develop rot that goes about 15 mm deep. This rotting can attract other fungi, bacteria. वो डैमेज और ज्यादा हो जाएगा. Or it will lead to significant losses during storage, transportation, while selling the potatoes. To manage it, farmers often use fungicides. एक बार अगर ये बीमारी start spreading in the crop, तो बहुत तेजी से फैलती है और सीवियर डैमेज कॉज कर सकती है. तो अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए और एक्शन ले लिया जाए वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ताकि ये फिर आगे फैलने से रुक जाए. ठीक है.
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने रिसेंटली अनवील किया है अस्मिता प्रोजेक्ट, जिसका मकसद है एट बॉल्स्टरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेजेस। नाउ व्हाट इज दैट? इंडिया में वैरायटी है लैंग्वेजेस की, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है जो डील करता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि जो वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें एजुकेशनल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, कि जो आपका एजुकेशनल कंटेंट है, मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, दे आर वाइडली अवेलेबल इन द लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन अक्रॉस इंडिया। तो इससे क्या होगा? एजुकेशनल एक्सेस और इम्प्रूव होगा, इक्विटी होगी, है ना। हर कोई, फिर कोई बैरियर नहीं बनेगा लैंग्वेज का, क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी बच्चों के लिए who primarily use these languages for learning. So this project stands for augmenting study materials in Indian languages through translation and academic writing. एक इनिशिएटिव है जिसके चलते you will develop 22,000 books in Indian languages अगले 5 सालों में। यूजीसी और भारतीय भाषा समिति एक हाई पावर्ड कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, उनका कोलैबोरेटिव एफर्ट है। मकसद यही है कि टू प्रमोट एंड इंटीग्रेट इंडियन लैंग्वेजेस मोर डीपली इनटू द एजुकेशन सिस्टम। लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनरिच किया जाए और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की बात है। तो एजुकेशनल मटेरियल्स की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी अक्रॉस वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए 13 नोडल यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है अलोंग विद द मेंबर यूनिवर्सिटीज। हर एक असाइंड लैंग्वेज में बुक लिखने के लिए यूजीसी ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्रिएट किया है। पहले तो नोडल ऑफिसर्स की आइडेंटिफिकेशन, ऑथर्स की आइडेंटिफिकेशन, फिर टाइटल एलोकेट किया जाएगा, सब्जेक्ट एंड प्रोग्राम, फिर उसके बाद राइटिंग होगी, एडिटिंग होगी, फिर सबमिशन होगा ऑफ दैट मैन्युस्क्रिप्ट, रिव्यू होगा, चेक होगा कोई प्लेगरिज्म तो नहीं है, फिर फाइनलाइजेशन के बाद, प्रॉपर डिजाइनिंग के बाद बुक ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुभाषा शब्दकोश भी लॉन्च किया है। एक मतलब सारे वर्ड्स के लिए एक सिंगल पॉइंट रेफरेंस फॉर ऑल द वर्ड्स इन ऑल द लैंग्वेजेस, उनके मतलब आपको वहां मिल जाएंगे। एंड दिस इनिशिएटिव विल बी डेवलप्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन कोलैबोरेशन विद भारतीय भाषा समिति। तो शब्दकोश विल हेल्प इन यूजिंग भारतीय वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस फॉर वेरियस न्यू एज डोमेन्स। ठीक है। इट विल कवर द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन दीज मॉडर्न फील्ड्स, आईटी, इंडस्ट्री, रिसर्च, एजुकेशन, इन सब में। चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले आर्टिकल पे, दैट इज योर भोजशाला कॉम्प्लेक्स। कहा जा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, दिस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द रिमेन्स ऑफ द टेम्पल जो एग्जिस्ट करते थे पहले। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है अपनी साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट में। तो मतलब पहले जो मटेरियल्स थे जो पहले एग्जिस्ट करते थे उसी को यूज करके ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर खड़ा है, आज उसको दोबारा बनाया, कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर है, धार डिस्ट्रिक्ट में। राजा भोज के टाइम पे इट वाज बिल्ट इन 1034 AD। परमार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट मोनार्क रहे हैं। संस्कृत, एस्ट्रोनॉमी, योगा, आयुर्वेदा, फिलॉसफी, इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए बच्चे आते थे यहाँ पर। इट सर्व्ड एज ए यूनिवर्सिटी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में इसको अटैक किया पहली बार। 1514-18 में महमूद शाह खिलजी II अटैक दिस कॉम्प्लेक्स और उन्होंने ट्राइड किया टू कन्वर्ट इट इनटू अ दरगाह, एंड ही एनक्रोच्ड अ लैंड आउटसाइड सरस्वती टेम्पल एंड बिल्ड कमाल मौलाना मकबरा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो कि कौन कौन नाम इससे जुड़े हुए हैं। देखो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस कॉम्प्लेक्स के जो रॉक्स हैं वहां पर 2 hymns आर रिटन प्राकृत लैंग्वेज के अंदर दैट आर एसोसिएटेड विद द क्रोकोडाइल इनकारनेशन ऑफ विष्णु भगवान जी। विष्णु जी के जो अवतार, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो क्रोकोडाइल इनकारनेशन था, उसके रिगार्डिंग 2 hymns आर रिटन। देर आर पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो, जिसमें संस्कृत अल्फाबेट, नाउन्स एंड वर्ब्स, ये सब कुछ संस्कृत ग्रामर, मूड्स, टेंसेस मेंशन्ड है। दे आर कंटेनिंग दैट। 1951 में ये कॉम्प्लेक्स को डिक्लेयर किया था एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अंडर विच एक्ट एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ASI के द्वारा अभी ये करंटली प्रोटेक्टेड है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1958। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस सेशन के लिए इतना ही। डू रिवाइज, जितना जितना करते जा रहे हैं अभी तक, जैसे जितना करा है हमने, लाइक फ्रॉम जुलाई 1 to 17 जुलाई, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वो सब पता है, याद है। अगर ऐसे सिर्फ सुन के छोड़ते जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कंटेंट इकट्ठा होता जा रहा है, याद नहीं है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो रिवीजन और प्रैक्टिस, इन दोनों को साथ साथ लेकर चलिए। इस सेशन के लिए इतना ही। विल मीट यू इन अदर सेशन विद अदर आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।